अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम और हमने चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक होगा रेक्टिफाइड सिपरेट और उसके साथ हमने रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स को और उनके रिएक्शंस को देखना है। तो बड़ा आसान सा ये टॉपिक है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स की बात करें, MD कैट ई कैट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके रिएक्शंस और रिएक्टिविटी ऑर्डर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंस हैं उनमें और उनको समझने के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले रेक्टिफाइड सिपरेट किसे कहते हैं और उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या चीज़ है। तो हमारे पास रेक्टिफाइड सिपरेट हमने लास्ट टाइम देखा था कि फर्मेंटेशन से हमारे पास जो अल्कोहल आ रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 12% थी और उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो कितने परसेंट हो सकती है, 14% हो सकती है। तो इसकी कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका ये है कि हम उसी अल्कोहल को क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उसको डिस्टिल करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो कंसंट्रेशन पहले 12% थी, फिर 14% थी, तो वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगी, 95% बन जाएगी। तो 95% अल्कोहल यानी 95% कंसंट्रेशन वाली अल्कोहल को क्या कहा जाता है, रेक्टिफाइड सिपरेट कहा जाता है। और अगर हम सिपरेट की कंपोजिशन देखें तो वो भी बड़ी आसान सी है। 95% अल्कोहल में जब 5% मेथनॉल ऐड की जाती है तो उसे मिथाइलेटेड सिपरेट या ओवरऑल सिपरेट कहा जाता है। ये उसकी कंपोजिशन है। उसके बाद एक टर्म जो है वो केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होती है, एब्सोल्यूट एथेनॉल। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि मार्केट से आपको कभी भी एब्सोल्यूट एथेनॉल नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है कि एथेनॉल कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। तो आपको वहाँ पर जो भी अल्कोहल मिलेगी वो मिथाइलेटेड होगी, डीनेचर्ड होगी, उसको आपको डिस्टिलेशन लाजमी तौर पर आपको करवानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट एथेनॉल जो है ये क्या चीज़ है, एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं। 100% अल्कोहल जो कि हमारे पास रेक्टिफाइड सिपरेट की रीडिस्टिलेशन से हासिल होती है, मज़ीद उसकी डिस्टिलेशन हम करते रहें, उसके बाद जो हमारे पास अल्कोहल हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एथेनॉल कहते हैं। और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बाकी मेथड्स भी हैं जो कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किए थे। अगर हम अल्कीन्स की हाइड्रेशन करवा दें तो भी हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। अगर हम अल्केन या अल्कीन के ऑक्सीडेशन करवा दें तो भी अल्कोहल्स बना सकते हैं। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिएक्शन करवा दें हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड्स के साथ या कीटोन्स के साथ या इपोक्साइड्स के साथ, ये 3 रिएक्शंस आपने प्रैक्टिस भी करने हैं। जो है मेथनॉल के साथ रिएक्शन है, इसी तरह एथेनॉल के साथ आपने ये रिएक्शन करवाना है और ये रिएक्शन आपने एसीटोन के साथ भी करवाना है और इपोक्साइड के साथ भी ये रिएक्शन आपने करवाना है। ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो हमारी प्ले लिस्ट है वहाँ पर आपको ये रिएक्शन सारे मिल जाएंगे। तो आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स की किस तरह की होती हैं। 2 चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं वो आपको पता है कि उनका लोएस्ट मेंबर जो है वो हमारे पास मेथनॉल है। और मेथनॉल जो है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, जबकि उसका रेस्पेक्टिव अल्केन मीथेन है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में। तो ऑब्वियसली जो आपके पास लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स गैस की निस्बत हाई होते हैं। इसी तरह आपके पास इथेन जो है ये भी गैसियस फॉर्म में है, जबकि एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में है। तो जाहिर सी बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं अल्कोहल्स के ज़्यादा होते हैं देन अल्केन्स, और उसकी रीज़न जो है वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एथेनॉल में तो बहरहाल थोड़ी सी कम होती है, मेथनॉल में, एथेनॉल में ज़्यादा होती है। इसी तरह अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, उसकी रीज़न भी हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो अल्कोहल्स और वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है और अल्कोहल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो लास्ट टाइम भी आपको दिया था, और वो ये कि जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है और जिसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व हो वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। तो ये हमारे पास एक्सेप्टर है
और ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, उसके बाद हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो अल्कोहल का जरा स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम carbon and carbon will get partial positive charge. So this carbon will be electrophilic center और न्यूक्लियोफाइल इसी के ऊपर आके अटैक करेगा एंड दिस ऑक्सीजन विल बी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो जरा डियर स्टूडेंट्स गौर करें, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे तो फौरन से ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा और जैसे ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। तो जो हमारे पास एल्कोहल्स हैं वो दो तरह के रिएक्शंस देती हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर CO बॉन्ड टूटता है और ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर OH बॉन्ड टूटता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है। अगर तो अटैकिंग रिएजेंट आपके पास न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपके पास CO बॉन्ड टूटेगा और अगर आपके पास OH अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैकिंग रिएजेंट होगा तो ऐसा बॉन्ड टूटेगा जो कि OH वाला है और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं कि ये तो हमने क्लियर कर लिया कि कौन सा बॉन्ड टूटता है, वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो CO बॉन्ड टूटेगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और सब्स्टिट्यूशन में OH लीव करके चला जाएगा और यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगी देन, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट टाइप इस तरह से होगी कि सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से। अब हमारे पास बात ये है दरअसल कि जैसे ही CO बॉन्ड क्लीव होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये अल्कोहल थी, अब जैसे CO बॉन्ड टूटेगा न्यूक्लियोफाइल इसे अप्रोच करेगा तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन का हमें पता है कि ये मोस्ट स्टेबल है और इसकी जो अल्कोहल है वो क्या होती है, लीस्ट स्टेबल होती है। अगर वो लीस्ट स्टेबल है तो मोस्ट रिएक्टिव होगी। सो इसी वजह से जब आपके पास CO बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा अल्कोहल्स पे तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये वाला होगा कि टर्शरी अल्कोहल विल बी मोस्ट रिएक्टिव एंड प्राइमरी अल्कोहल विल बी लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन जब OH बॉन्ड टूटता है तो देखिए ज़रा मिथॉक्सी आइन बनता है। अब हम देखते हैं कि मिथॉक्सी आइन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी, वो डियर स्टूडेंट्स उसकी स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकेट यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के इन्वर्स है। यानी अगर हम इस मिथॉक्सी आइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास ये जो प्राइमरी है ये मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद सेकेंडरी है और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है जी, टर्शरी जो मिथॉक्सी आइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मोस्ट स्टेबल प्राइमरी है तो इसकी जो अल्कोहल होगी वो मोस्ट रिएक्टिव होगी, उसके बाद सेकेंडरी है और उसके बाद टर्शरी है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी MD-CAT E-CAT में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है CO बॉन्ड और ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर जो है वो CO बॉन्ड टूटेगा उसमें आपने सिंपल ये करना है कि OH को रिप्लेस कर देना है बाय डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो OH को रिप्लेस कर देंगे Cl के साथ, HCl से रिएक्शन करेंगे तो भी Cl के साथ रिप्लेस कर देंगे। और ये दोनों रिएक्शंस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स अल्काइल हैलाइड्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करें तो हमारे पास अल्काइल अमीन्स बनते हैं जहाँ पर हमने OH के अंदर जो है वो NH2 OH की जगह NH2 को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिनके अंदर हमने सिर्फ H की जगह रिप्लेस करनी होती है। जैसे अगर अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल को सोडियम से रिएक्शन करवा दें तो आपके पास ये आयन बनेगा। और उसके बाद अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि अल्कोहल का H जो है वो अल्काइल ग्रुप ले उड़ता है, अल्केन बना लेता है। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। सी द मैकेनिज्म ऑफ स्टेरिफिकेशन इन चैप्टर नंबर 13 जो प्लेलिस्ट हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास एस्टर बनता है और एस्टर फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आपको पता है कि RC डबल बॉन्ड OOR ये हमारे पास एस्टर है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिफिकेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट rectified separate absolute ethanol, reactivity of alcohols and their examples। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमारा प्लेटफॉर्म आपका
क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और आपसे इस बदले में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, और वो ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें और लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।